Hello everyone, welcome to Success Mantra by Surbhi Kapoor. So this is the third video of our chapter, that is the rise of nationalism in Europe. अगर पहली दो videos नहीं देखी हैं, so the link is in the description box. Kindly go through with the videos and then come on this थर्ड वीडियो. सो बेटा अभी तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वेना साइन करी गई बाय द कंजर्वेटिव्स. इन्होंने कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया था और मेन एम जो था हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेना का वो ये था कि भाई जितने भी चेंजेस हमारे नेपोलियन ने करे हैं उन सब चेंजेस को क्या कर दिए जाए, अनडू कर दिए जाए. अब जब कंजर्वेटिव्स ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कर लिया था यहाँ पर, तो वो नहीं चाहते थे कि भैया उनको कोई क्रिटिसाइज़ करे, वो बिल्कुल भी कोई क्रिटिसिज्म टॉलरेट करने वाले नहीं थे. तो उन्होंने कंजर्वेटिव रिजाइन यहाँ पे लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से सेंसरशिप लॉज इम्पोज करे गए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करी गई कि कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था कि किस तरीके से हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट हमारे पास यहाँ पे रहा, कि कैसे करके स्लम एरिया के लोग, कैसे करके हमारे पास रूरल एरिया के लोग सारे के सारे सिटीज़ में आके माइग्रेट होने स्टार्ट हो गए. अब जब सिटीज़ में माइग्रेट हुए तो यहाँ पर क्या था, जॉब सीकर्स तो बहुत ज़्यादा थे बट नौकरियाँ बहुत कम थी, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गया. ऑन द अदर हैंड जब प्लांटेशंस में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ, तो जितने भी हमारे पास फार्मर्स थे वो बेचारे भी और ज़्यादा पुअर कंडीशन में चले गए. तो इस वजह से क्या हुआ, पर हमारे पास पूरे के पूरे लोग सड़कों पर आ गए, पेरिस के लोग सारे के सारे सड़कों पर आ गए और उन्होंने बोला कि भैया हमें नौकरी दे दो, हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे. सो इसको लेके रिवॉल्ट रहा. फिर ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक सिलेसिया विलेज था जहाँ पर वीवर्स ने रिवॉल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट कि भैया हमारी डिमांड्स पूरी करो, हमारे वेजेस यहाँ पर बढ़ाओ. अभी तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में यही कवर अप किया था. इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. अब 1848 में रेवोल्यूशन होने स्टार्ट करा लिबरल्स ने. लिबरल्स बेसिकली यहाँ पे थे कौन, लिबरल्स वर द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़. ये सारी की सारी मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड क्लास थी यूरोपियन कंट्रीज़ की. यहाँ पे इन्होंने 1848 में रेवोल्यूशन स्टार्ट करा. अब मिडिल क्लास में हमारे पास थे कौन कौन से, बिजनेसमैन्स, प्रोफेशनल्स, ये सब लोग थे जिन्होंने ये यहाँ पर हमारे पास रिवॉल्ट करना स्टार्ट करा. अब जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो 1848 फरवरी में फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम क्या हो गया, पूरा का पूरा एबिडिकेट, दैट इज़ फिनिश कर दिया गया मोनार्की सिस्टम को. और उन्होंने यहाँ पर क्या लेकर आए, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज लेकर आए कि भैया रिपब्लिक तो मिल गई है बट इट विल बी ओनली बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफ्रेज. फीमेल्स को कोई भी राइट्स अभी तक यहाँ पर हमारे पास नहीं मिले थे. अब जब फ्रांस में देखा कि भैया ऐसे करके इन्होंने अपने आप को मोनार्की सिस्टम से हटा लिया है, ये यहाँ पर मेरे सफ्रेज लेकर आ गए हैं, तो इन्होंने बोला कि भैया हमें भी अब क्या करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन हमें चाहिए. तो इन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड्स करी. तो इन्होंने इंडिपेंडेंट नेशंस की डिमांड करी, दैट इज़ कि हमें यूनिफाई चाहिए, हमें नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, हमें हमारे नेशंस की यूनिफिकेशन यहाँ पर चाहिए अच्छे से. तो इस टाइम पे सबसे पहला स्टार्टअप हमारे पास स्टार्ट हुआ जर्मनी में. जर्मनी में 1848 में मिडिल क्लास, आपके बिजनेसमैन्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिशियंस, इन सब ने मिलकर क्या करा कि हम अपनी एक पार्लियामेंट फ्रेम करेंगे. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन्होंने यहाँ पे एक फ्रेम करी, जनरल नेशनल असेंबली इन्होंने यहाँ पे फ्रेम करी. और इसके पीछे इनका मेन मोटिव यहाँ पे क्या रहा था कि कैसे न कैसे करके हम लोग भी अपने आप को यूनिफाई कर सके. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बनाई गई वो बनाई गई थी हमारे पास सेंट पॉल चर्च. सेंट पॉल चर्च वॉज द प्लेस जहाँ पर 18 में 1848 में पूरा का पूरा जर्मन पार्लियामेंट बनाया गया एंड इट वॉज नेम्ड एज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब जब ये पार्लियामेंट बनाई गई तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक नेशनल असेंबली फ्रेम कर रहे हैं, हम जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आएंगे, भैया प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बट रहेगा हमारे पास क्या, किंग रहेगा यहाँ पर. तो इन्होंने फ्रेडरिक विलियम 4 को ऑफर किया कि भाई आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम के जो है आप क्या बन जाए, यहाँ पर हेड बन जाए. बट फ्रेडरिक विलियम 4 ने इनका जो ऑफ़र था वो पूरा का पूरा डिनाई कर दिया. अब जब इनका ऑफर डिनाई हुआ तो रोल प्ले किसका आ गया, मिडिल क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई थी, डोमिनेंट हो गई. उन्होंने यहाँ पर लोअर सेक्शंस की डिमांड्स को पूरा करने से एक मना कर दिया, दैट इज़ एग्जैक्ट मना तो नहीं किया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने पुअर सेक्शंस के डिमांड्स को यहाँ पर. जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्यूट्स अराइज होने स्टार्ट हुए. सो हमने देखा अभी भी जर्मन हमारे पास अच्छे से यूनिफाई नहीं हो पाया था यहाँ पर. दिस वॉज द इनिशियल स्टेप. अब विमेन
विमेन की तो दूर दूर तक भैया इन्होंने कोई बात ही नहीं करी, इन्होंने विमेन को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए, विमेन का कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं लिया यहाँ पर, बस विमेन्स जो थी वहाँ पे एक पैसिव मेंबर्स बन के रही। फिर फीमेल्स को, विमेन को अलाउ करा कि भैया आओ, आप पार्लियामेंट में आओ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आओ, बट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उनको सिर्फ और सिर्फ एक पैसिव सिटीजन्स की तरह बना के रखा, उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उन्हें कोई डिसीजंस लेने के राइट्स नहीं दिए, बस उन्हें बोला कि आप जो जो चल रहा है आप उसको सुनते रहो। पार्लियामेंट की बालकनी में उन्हें बैठने का मौका यहाँ पर दे दिया गया था कि भैया वहीं खड़े होकर आप सब सारे डिस्कशंस यहाँ पे देख लो। सो बात आती है, हमें पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे जर्मनी को यूनिफाई करना था, जर्मनी को क्या करना था, हमने यहाँ पे यूनिफाई करना था। तो इसका जो पूरा का पूरा लीड रोल करा यहाँ पे, इसका पूरा का पूरा लीड रोल पे रहे प्रशिया। प्रशिया के भी हमारे पास जो सीएम रहे ऑटो वन बिस्मार्क, इन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भाई मैं करूँगा जर्मनी को यूनिफाई, पूरा का पूरा यहाँ पर मैं जर्मनी को यूनिफाई करूँगा। सो प्रशिया के जो और हमारे पास सीएम रहे ऑटो वन बिस्मार्क, he was known as the architect. Prussia was known as the architect of this whole unification of Germany. इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, इटली को, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 वॉर्स चले, और ये 3 वॉर्स जो थे वो प्रॉपर 7 ईयर्स तक हमारे पास रहे। ये वॉर था प्रशिया का किस किस के साथ, ये वॉर था प्रशिया का डेनमार्क के साथ, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के साथ इनका ये वॉर रहा। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा, इस वॉर में विक्ट्री हुई किसकी, प्रशिया की, विक्ट्री हो गई इस प्रशिया की यहाँ पर। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रशिया ने पूरा का पूरा इसका लीड रोल रखा, तो इटली हमारे पास यहाँ, जर्मनी जो था हमारे पास प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अब यूनिफाई होने के स्टेप्स पे आ चुका था। अब जब जर्मनी हमारे पास यहाँ पर वॉर जीत चुका था, प्रशिया हमारे पास यहाँ पे वॉर जीत चुका था, तो इस टाइम पे किंग को हमने यहाँ पे पोजीशन दिया कि भैया हमारा जो मोनार्क सिस्टम रहेगा, हमारा जो यूनिफाइड जर्मनी रहेगा वो कौन से सिस्टम पे बेस्ड रहेगा, पूरा का पूरा वो हमारा रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में। सो 1871 में प्रशिया के किंग जो रहे हमारे पास विलियम IV, 1871 में विलियम IV जो हमारे प्रशिया के किंग रहे, इनको यहाँ पर थ्रोन दे दिया गया कि भैया आप हमारे इस यूनिफाइड जर्मनी को हैंडल करो। अब जैसे ही प्रशिया यहाँ पे जीत चुका था तो इन्होंने लगा कि भैया अब हमें मॉडर्नाइज जर्मनी लेकर आना है। सो मॉडर्नाइज जर्मन की कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नए लेकर आए गए, करेंसी सिस्टम इशू करा गया, नया नेशनल एंथम, everything will be modernized after this unification of Germany. So guys, the last topic of this video is the very important one as well, the unification of Italy. अभी तो हमने देखा कि हमने जर्मनी को कैसे यूनिफाई करा कि ऑटो वन बिस्मार्क ने, प्रशिया के सीएम जो रहे, उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, देश की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी हमारे पास। इस इटली को यूनिफाई करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो ली थी हमारे इटालियन प्रिंसली हाउसेस ने। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इटली की कंडीशन थी क्या यूनिफिकेशन से पहले, जो उसको यूनिफाई करने की नीड पड़ी हमारे पास। इटली जो था वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स ना देखकर हमने देखा कि कैसे वो यहाँ पे डिवाइडेड था। हमारा इटली में एक रीजन था सार्डिनिया, पिएडमोंट, वहाँ पे रूल करते थे हमारे इटालियन प्रिंसली हाउसेस, दैट इज इटली के राजा महाराजा वहाँ पे रूल करते थे। इस टाइम पे जो रूल कर रहे थे वो थे हमारे पास विक्टर एमनुअल सेकंड। अब सार्डिनिया पिएडमोंट में इनका रूल था, नॉर्थ ऑफ इटली में ऑस्ट्रियन हैंगरी का रूल था हमारे पास, इटली का जो सब सेंटर था वहाँ पे पॉप का रूल था, और सदर्न रीजन में हमारे पास कौन डोमिनेंट था, बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट थी। सो यू कैन सी कि कैसे करके इटली में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोगों का हमारे पास यहाँ पे रूल हो रखा था, कुछ भी कॉमन नहीं था। इनफैक्ट यहाँ के लोग जो थे वो इटली लैंग्वेज भी यहाँ पे नहीं यूज़ करते थे, दे यूज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जब लैंग्वेज ही अलग अलग यूज़ करी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का कल्चरल एथनिक कंपोजिशन भी कितना डिफरेंट रहा हमारे पास यहाँ पे।
ठीक है। सो इटली के यूनिफाई होने से पहले इटली की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी। अब इटली को यूनिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए? सबसे पहली बात, मेंटल फेल ऑफ, दैट इज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में रही थी? सार्डिनिया पेडमॉन्ट। सार्डिनिया पेडमॉन्ट में कौन रूल करा था? इटालियन प्रिंसली हाउसेस, दैट इज विक्टर एमैनुएल सेकेंड यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भैया इटली को यूनिफाई करने के लिए मैं देखूंगा कैसे काम करते हुए चलना है यहाँ पर। तो उस टाइम पे यहाँ के सीएम थे हमारे पास केवॉर, ठीक है। उन्होंने विक्टर एमैनुएल ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी केवॉर के हाथ में कि भैया यू हैव टू टेक स्टेप्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। केवॉर वॉज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली यूनिफिकेशन, या इटली के हमारे रेवोल्यूशनरी रहे। ये इन्होंने सिर्फ ये काम इसलिए करा क्योंकि ये यहाँ के सीएम रहे थे सार्डिनिया पेडमॉन्ट के, ठीक है। इनकी इटालियन लैंग्वेज में इतनी अच्छी कमांड नहीं थी जितनी अच्छी कमांड थी इनकी यहाँ पे फ्रांस के साथ। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, एक प्रॉपर ग्रुप बनाया यहाँ पे इन्होंने, और उस ग्रुप के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे क्या करा, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को यहाँ से डिफीट कर दिया। ऑस्ट्रियन फोर्सेस बोले तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो नॉर्थ में था, इन्होंने उसको यहाँ पे डिफीट कर दिया 1859 में। बट अभी तो ये और ये आया हमारे पास, और रीजन्स भी हमारे पास रह रहे थे। ऑन द अदर हैंड फिर हमारे पास आए यहाँ पे गिस्पी गैरीबाल्डी। गिस्पी गैरीबाल्डी ने जो हमारे पास क्या करा, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड द साउथ इटली, दैट इज सेंटर और साउथ के ऊपर फोकस इन्होंने करा। गिस्पी गैरीबाल्डी ने बड़े सारे रिवॉल्ट करके, बड़े सारे वॉर्स करके इन्होंने 1861 में वो भी हमारे पास क्या कर दिया, इटली के अंडर ले आए। मतलब इटालियन प्रिंसली हाउसेस का ही इस पर रूल होना स्टार्ट हो चुका था। तो ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स 1861 में विक्टर एमैनुएल को किंग डिक्लेयर कर दिया गया था हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे इटली का। अभी हमारे पास एक स्टेट रह गई थी, पैपल स्टेट्स। 1867 में गैरीबाल्डी ने बहुत सारे वॉलंटियर्स को ऐड ऑन करा अपने साथ कि भाई आप में से जो जो इंटरेस्टेड हो, लेट्स हैव अ वॉर अगेंस्ट दीज पैपल स्टेट्स। और जब इन पैपल स्टेट्स के अगेंस्ट में वॉर किया तो इन्होंने बाद में इन पैपल स्टेट्स को भी इटली में ही यहाँ पर अपने साथ जोड़ लिया था, ठीक है। ये तो रहा हमारे पास इटली की यूनिफिकेशन से पहले क्या सिचुएशन थी, इटली को यूनिफाई करने के लिए क्या क्या इवेंट्स कंडक्ट किए गए। अब आता है कि भैया अब जैसे इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज का रोल प्ले था, ऐसे ही इटली को यूनिफाई करने के लिए भी हमारे पास ये मेन 3 रेवोल्यूशनरीज थे जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा। गिस्पी मैज़ीनी के बारे में यू हैव ऑलरेडी रेड कि 1807 में वो बॉर्न हुए थे जेनोवा में हमारे पास। इन्होंने हमारे पास 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई हुई थी, दैट वाज यंग इटली एंड यंग यूरोप। मर्सल्स ब्रेन में इनकी बर्न में इनकी सोसाइटीज़ बनी हुई थी यहाँ पे। ये खुद भी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रहे थे, ठीक है। केवॉर कौन थे? केवॉर वॉज द सीएम ऑफ सार्डिनिया पेडमॉन्ट। इन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक अलाइंसेस करे। इनकी जो मेन कमांड थी वो किस में थी हमारे पास, इटालियन लैंग्वेज में, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज में थी इनकी हमारे पास यहाँ पे। सो उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू हमारे पास यहाँ पे काम करा। गिस्पी गैरीबाल्डी को भैया बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशनरी यहाँ पे माना गया, मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर। क्यों? बहुत इनके लोग पूछते हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं वहाँ पर, ठीक है। 1833 में गिस्पी मैज़ीनी मिलते हैं, गिस्पी गैरीबाल्डी मिलते हैं गिस्पी मैज़ीनी से। और जब इनकी मुलाकात हुई गिस्पी गैरीबाल्डी की मैज़ीनी से यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ दैट इज़ यंग इटली सोसाइटी को इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करा। और उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना भाई, तुम्हारा पर्पस भी इटली को यूनिफाई करने का है, मेरा पर्पस भी इटली को यूनिफाई करने का है, तो क्यों ना हम मिलके ही यहाँ पे काम किया जाए। तो इस गिस्पी गैरीबाल्डी ने बहुत सारे रिवॉल्ट करे, बहुत सारे वॉर्स करे यहाँ पर। फ्रेंच वॉलंटियर्स की इन्होंने एक आर्मी बनाई, उसको ये लोग क्या कहते थे, रेड शर्ट्स पीपल आर देयर, कि भैया जो जो चाहता है वॉर में पार्टिसिपेट करना, यूथ आ जाओ भैया, रेड शर्ट आर्मी ज्वाइन कर लो हमारे साथ, ठीक है। और 1867 में तो इन्होंने पैपल स्टेट्स को ज्वाइन करने के लिए अपने साथ यहाँ पे क्या करा था, वॉलंटियर्स को फिर बुलाया। और जब वॉलंटियर्स को पैपल के साथ अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करा, तो जब वो पैपल स्टेट्स के ऊपर विक्ट्री ली इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पे इटली को क्या कर दिया था, उसी में इंक्लूड कर दिया था हमारे पास, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम रहा हमारे पास, सार्डिनिया पेडमॉन्ट दैट इज़ इटालियन प्रिंसली हाउसेज। भैया इटली है तो इटली किसका है, वहाँ के प्रिंसेस का, वहाँ के किंग का। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इसको पूरा का पूरा क्या करने की, हमारे पास इसको यूनिफाई करने की, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। रिमेनिंग चैप्टर वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। भाई एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, चैप्टर को अच्छे से रीड करते हुए ही चलना हमारे पास, ठीक है गाइज।
Okay guys, thank you. Hopefully you understand the chapter. Thank you and have a nice day. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys.